अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पाकिस्तान में कितना एक तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है। अभी जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम गुज़श्ता जो सर्वे किया गया था उससे 2 दर्जे और तनज़ली हमारी हो गई है। 29 पॉइंट से गिरकर हम 27 पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं। तो करप्शन की परसेप्शन पाकिस्तान में पहले से बुरी हो गई है। हम पहले से ज़्यादा करप्ट परसीव्ड किए जा रहे हैं कि हम वो नेशन है या वो पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम ऐसा है जहाँ करप्शन पहले की निस्बत बढ़ गई है। करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का अब 46वां नंबर हो गया। मजमूई तौर पर 180 ममालिक के अंदर पाकिस्तान 135वें नंबर पर है। तो उससे हमारी हालत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो बिल्कुल हमारे जैसे हालात हैं, करप्शन भी वहाँ हमारे जैसी है, उनकी 39 दर्जे हमारे से बेहतर पोजीशन है। तो हम कहाँ स्टैंड करते होंगे, ये बिल्कुल हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। और पाकिस्तान में करप्शन पर जो डाटा जमा किया गया वो 8 मुख्तलिफ ज़राए से जमा किया गया। वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सूरत हाल के ऊपर ये रिपोर्ट शाया करते हैं। उसमें भी हम पहले से नीचे गिर गए हैं। पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 पर आ गया। 2023 में पाकिस्तान 48वां 48 करप्ट मुल्क था और अब हमारा दर्जा उससे भी नीचे आ गया। इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 पर आ गया। PDM दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 140वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में नीचे से 41वें नंबर पर था। भारत पाकिस्तान से 39 दर्जे बेहतर है। रिपोर्ट में आलमी बरादरी से करप्शन के साथ माहौलियाती बहरान से निपटने पर जोर। पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो बदलते हुए रुझानात के ख़िलाफ़ खड़ा है। ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है। तो करप्शन कोशिश तो ये थी कि पाकिस्तान में हमने एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो करप्शन के आगे दीवार बनेगी, बंद बांधेगी, करप्शन नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है इसका जवाब हुकूमत को भी देना चाहिए। और ये जो हाइब्रिड प्लस का स्ट्रक्चर हम खड़ा करके दुनिया को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि क्या ये एक गुड मॉडल है या ये करप्शन प्रोन मॉडल है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये करप्शन प्रोन मॉडल है। इसके नतीजे में पहले की निस्बत ज़्यादा करप्शन हो रही है क्योंकि ये सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल सिस्टम हो तो उसमें करप्शन कम होती है। चीफ जस्टिस से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के वफ्द की भी मुलाकात हुई। ये दोनों रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का वफ्द भी पाकिस्तान में इसलिए आया कि गवर्नेंस का जायज़ा ले, फिस्कल साइड के ऊपर, मॉनेटरी साइड के ऊपर करप्शन को कैसे कम करना है उसका जायज़ा लिया जाए। और उसके अंदर एक नई चीज़ जो ऐड हुई है वो भी पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया, वो ये है कि वो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कैसे काम कर रहा है या रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। और IMF की उस टीम ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है। और उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जैसे जनरल बाजवा साहब के वक्त में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट ये थी कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा दिया गया था। हीट इतनी थी उस वक्त, मामला संभाले नहीं थे जा रहे, तो DGISI को DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया, इसलिए कि कुछ सवालात जो थे, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे इमरान खान की जानब, उसका जवाब दिया जा सके। गो कि उस वक्त वो जवाबात उनके दुरुस्त थे। जो बातें इनकी बैकग्राउंड में बहुत सारी हुई थी, हमारे भी नॉलेज में थी, वो कुछ बातों के जवाबात उन्होंने दिए। लेकिन कभी DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस तरह के सवाल जवाब के सेशन में जर्नलिस्टों के साथ शामिल होते मैंने देखे नहीं। बैकग्राउंड इंटरेक्शन हो तो मुख्तलिफ चीज़ है। वैसे ही आज अनप्रेसिडेंटेड काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब IMF की टीम से मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया और उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन किया। इंटरेक्टिव सेशन में एक चीज़ खुल के बिल्कुल आया थी और वो ये थी कि उनसे यकीनन ये सवालात पूछे गए थे कि इमरान खान और PTI के लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये सवालात हो रहे थे तो नाम लिए बगैर इमरान खान का कहा कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वहाँ जो मामलात होते हैं वो और तरीके से हैंडल होते हैं, हम तो उनको वैसे हैंडल नहीं करते। फिर उन्होंने अगले ही जुमले में जाके ये तस्दीक कर दी कि इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है। ये अब वो चीज़ें हैं, ये 31 जनवरी का ख़त लिखा हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया वालों से उस वक्त ये बात बता रहे हैं जब उनके IMF की टीम से मुज़ाकरात हो गए। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि IMF का इमरान खान का एक ख़त हमारे पास आया हुआ है और जल्द ही वो आईनी अदालत में लग जाएगा। उसके मेन जो नुकात थे, मुझे बानी PTI का, मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, ख़त आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। इमरान खान ने ख़त के साथ USB भी भेजी है। USB डिवाइस जो आप कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेटा सेव किया जाता है, तो इमरान खान ने वो USB साथ लगा के भेजी है। इसमें काफ़ी मवाद है, हमें रिसर्च में आसानी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आईनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी।
इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के नीचे आता है। अब जो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 184 के हवाले से भी जो तरीकाकार वज़ा किया है वो आईनी बेंच में चला जाता है, इसलिए फुल कोर्ट या वो सवालात उठेंगे तो फिर एक नया तनाज़ा सामने आ जाएगा, लेकिन ये फ़िलहाल मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा। मैंने कमेटी से कहा है इस खत का जायज़ा लेकर फैसला करें। यह मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है, इस आइनी बेंच ने ही देखना है। एक ख़त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आया है। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक ख़त लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल हमने कहा है कि टीम के साथ आएँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। IMF वफ़द को बताया कि इस्लाहात शुरू कर रखी हैं। वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के एजेंडे का बताया है। वफ़द को अदालती रिफॉर्म्स के मुतल्लिक़ भी आगाह किया और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से भी इनसे बात की गई है। इसके अलावा जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि कुछ और खत भी हैं जो अदलिया के लोगों ने लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि पुरानी आदतें वक्त के साथ बेहतर होती जाएंगी। क्या आपको साथी जजेस के खतूत को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी पर कल राय दी थी, एक मखसूस नाम सीनियरिटी में नहीं बनता, ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स करना गलत था, सिस्टम पर यकीन रखना चाहिए, कल सिस्टम बदला है। लाहौर के जजेस के मामले पर 2 जजेस के चले जाने से इनके मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। एक बहुत अच्छे जज की तैनाती कल इन मेंबरान की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी, क्योंकि 2 जजेस कल प्रोटेस्ट करके जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब एहतजाज करके उस कमेटी के इजलास से बाहर आ गए थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दोनों अरकान ने एहतजाज किया और वो भी बाहर चले गए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन है, क्योंकि नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी तैनात हो रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तैनात होना है। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का। उसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो अभी चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं है, जब फैसला होगा तो फिर उसके मुतल्लिक राय दीजिएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनका एक बड़ी पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन थी जिसकी आज बाज़गश्त हमें कौमी असम्बली में भी नजर आई। स्पीकर साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हो चुके हैं। बेसिकली ये बहुत सारे हमारे जो 50-60 साल की उम्र मेरे वाला जो ग्रुप है सारा, उनका ख्याल ये है कि हमारी जनरेशन ने पाकिस्तान को जो देना था वो दे नहीं पाए, हम लोग नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को जो बेहतर पाकिस्तान हमें देकर जाना चाहिए था, हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो उसकी रिफ्लेक्शन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस रिमार्क्स में नज़र आती है। उन्होंने कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कुछ मुनहदम हो चुका है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं आबिद शेर अली, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा जस्टिस शाहिक उस्मानी साहब हैं, मारूफ माहिर कानून हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस शाहिक उस्मानी साहब, अगर मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूं, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम नीचे गिर गए हैं, तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहां मेजर फॉल हुआ है? कहाँ ऐसा एरिया है जहां हम गिर गए हैं पहले लेकिन इस पर बेहतरी नहीं ला पाए? देखिए, जो ये इंडेक्स जो आया है उसमें ख़ास तौर से प्राइवेट डीलिंग में, प्राइवेट एंटरप्राइज में उन्होंने ये देखा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज में हम बहुत गिर गए हैं, बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है। कई चीज़ों में बेहतरी भी हुई है। मसलन ये आपने जितनी बातें की अभी मैंने सुनी थी जुडिशरी के मुतालिक, जुडिशरी में तो बहरहाल कुछ बेहतरी हुई है, एक नंबर हम ऊपर आ गए। लेकिन जो बिजनेस के एरियाज हैं हमारे, ख़ास तौर से प्राइवेट एंटरप्राइज के, उसमें हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। तो ये एक चीज़ हमारे पास है कि हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर से जो बिज़नेस में हैं, वो लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। करप्शन तो कोई बात ही नहीं है, हर एक किस्म की हरकतें करेंगे कि उनको अपना फ़ायदा हो। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। अच्छा, इसमें जो गवर्नेंस का इंडेक्स होता है उसमें हमारी क्या पोजीशन है, और इसी तरह डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है उसमें हमारी क्या पोजीशन है? उसमें तो सब तकरीबन बराबरी, जो पहले था अभी भी है, कोई ख़ास फर्क नहीं आया। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ में बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ, वो प्राइवेट एंटरप्राइज में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। आप पहले इसके ऊपर कमेंट कर दें उमैर नियाजी साहब, फिर मैं आबिद साहब से चाहूँगा इसका जवाब। करप्शन परसेप्शन में हमारा नीचे गिरना। देखें, करप्शन परसेप्शन भी है और करप्शन एक्चुअली भी है, हम सब डिनाई नहीं कर सकते। हम जिस तरह के माशरे में रह रहे हैं, हमने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और अब करप्शन के बगैर निज़ाम ही नहीं चल रहा। मतलब आप एक कारोबार सेटअप करने जाएं, मतलब आप कोशिश कर लें कि लेजिटिमेट तरीके से आपने कारोबार करना है, आप नहीं कर सकते। अगर आप
ये प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, एनओसी लेना आपको नहीं मिलेगा जब तक या सर्टेन सेट ऑफ पार्टीज़ आपके साथ नहीं ज्वाइन करेंगी, प्रोजेक्ट ऑफ टेक ही नहीं कर सकता। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये अलमिया, और पाकिस्तान में ये और ज़्यादा एक्यूट हो गया है। फिर उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे का इनफ्लक्स बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है, और पैसा बाहर के मुल्कों में पार्क हो रहा है, कि मतलब लोगों ने कमाया इधर से, पार्क किधर हो रहा है, दुबई में हो रहा है, सलाला में हो रहा है। मतलब ये सारी डेस्टिनेशन किधर बनी है, ये पाकिस्तानियों के पैसे से बनी है। आज भी जो इंसिडेंट हुआ है लिबिया वाला, जो बोट कैप्साइज की, पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं? देखें 150 बंदा जो है हलाक हो चुका है पिछले 4 हफ्तों में। और ये क्यों? देखें कि हमने अपने जो पढ़े लिखे होनहार लोग हैं उनके लिए नॉर्मल रूटीन का मौका ही नहीं छोड़ा कि वो किसी तरह से नॉर्मल तरीके से इस मुल्क में जॉब भी ऑब्टेन कर सकें। मतलब ना बगैर सिफारिश के जॉब मिल सकती है, इवन लोन तक आपको सिफारिश के बगैर नहीं मिलता। जब इस तरह के मामलात हो वहाँ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो स्पेस बहुत ज़्यादा। आपके ख्याल में इन सारों के पीछे करप्शन और पुअर गवर्नेंस का रोल है? 100%। देखें जो पुअर गवर्नेंस की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है ना। हो क्या रहा है, हम एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गेम में लगे हुए हैं। अगर हमने गलतियां की, ये हमसे प्लस प्लस गलतियां कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, और ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि टेबल जब टर्न करेगा दोनों साइड्स के पास कुछ नहीं रहना। हम ऐसा एक निज़ाम बनाने जा रहे हैं कि जो एक किस्म का सबको बांध देगा। हम नॉर्थ कोरिया के बेसिकली मॉडल पे जा रहे हैं। अगर एक पटन की रिपोर्ट डिस्कस करने पे अगर प्रोग्राम बंद हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखें आवाज़बंदी, ये भी सारा करप्शन की तरफ जाएगा। देखें सहाफ़त एक मीडियम है जिसने करप्शन को एक्सपोज करना है। क्या आज आप उस तरह की जुर्रत कर सकते हैं कि आप किसी के डायरे के दायरे पे बोलें, आपको वो कहेंगे नहीं ये तो पीका लागू होगा, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन पतन की रिपोर्ट के ऊपर कम से कम मेरा ख्याल है मैं 4-5 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म 45 और 47 का एनालिसिस किया था और ये बताया था कि फॉर्म 45 का डाटा बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेंज कर रहा है, मैं यहीं से समा के प्लेटफॉर्म से ऊपर कर चुका हूँ। तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर अगर वो फैक्ट्स दे रहे हैं तो वो तो रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए वो फॉर्म 45 देखें, कटिंग्स मौजूद हैं, ग्लेयरिंग एरर ऑन रिकॉर्ड है। मतलब कोई हल्के, मतलब ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं। मतलब ये जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी, मुझे याद है कि हमारे ये इस्लामाबाद से न्यूज़ ब्यूरो ने पूरी तफसील के साथ, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ही टिकर उसके मुसलसल चलते हुए देख रहा था। देयर शुड बी सम अदर रीज़न एज वेल। ज़बान बंदी पसंद नहीं है मुझे कि पीका लॉ में भी ज़बान बंदी कराई है, लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं जो अभी मेरी समझ में ऐसे बाला तार हैं। बाज़ चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं पर अवॉइड नहीं हो रही। आबिद साहब, आपके जब ऊपर वो मोहब्बत का दौर चल रहा था तो उस वक्त भी मीडिया वालों ने काफ़ी मुश्किलात फेस की थी, लेकिन ये करप्शन वाले इशू से हटना जाऊँ, पहले इसी का सवाल कर लें। करप्शन की परसेप्शन डिटीरिएट क्यों कर रही है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन जो परसेप्शन है, ये रिपोर्ट जो जमा हुई है गालबन 2022 में हुई थी, जो अभी उन्होंने रिलीज़ की, ये लेटेस्ट वाली है जी। ये 2022, ये पिछले 2 सालों का डेटा है इसमें, तो चेक कर लीजिएगा। फिर मेरी इतला के मुताबिक ये 2022 शाइक साहब से पूछ लेंगे, हमारे साथ ही बिल्कुल पता करें उनसे। 2022 की ये रिपोर्ट है जो भी उन्होंने वो डाटा, लेकिन जो आपने अभी की ये तो अभी ये 2-4 साल का किस्सा नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। लेकिन इसकी एक मैं रीज़न ये भी समझता हूँ कि जो जमहूरियत है इसका तसलसल नहीं है। आप सियासतदानों के तो दौर को गिन लेते हैं, जिसमें उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब का भी दौर 10 साल का रहा, जिसके बाद और भी मामलात हैं जो पटरी पे चीज़ चलती है मलिक साहब, उसमें कोई गड़बड़ हो। मैं भी शाइक उस्मानी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी ले लें, गवर्नमेंट के सेक्टर्स भी ले लें, बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं जिनको अभी हम ठीक करना भी चाहें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। सिर्फ एक सूबा ही बेस नहीं करता इसमें मलिक साहब, बाकी भी एक केपी के में सूबा है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। ओवरऑल आप जाए ना तो आप मेरी बात समझते होंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें ओवरऑल इसको देखना होगा। ये तो नेशनल लेवल का इशू है ना, इसमें कोई एक नहीं है कि लाहौर में ये काम हो गया, ये तो नेशनल लेवल पर आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि करप्शन मौजूद है, लेकिन उसकी जो परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर, वो ज़ाहिर लामाला इसी सोसाइटी में हम रहते हैं, लेकिन
आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए इसकी मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। दुनिया में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल गालबन वाहद मुल्क होगा जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचा जाता है अभी भी कि हमें नौकरी मिल जाए, देखिए गारंटीड जॉब होगी, महीने बाद तनख्वाह मिलती रहेगी। देखिए वो जो भी मामलात हैं मलिक साहब, मेरी जो अपनी इसमें राय है, इसमें आप ओवरऑल जो सोसाइटी है एज ए हम वो मॉरली करप्ट हो चुके हैं। मॉरली दूध वाले से लेकर मिलावट वाले से लेकर, ऐसे हम भी सोसाइटी का हिस्सा ना जी। जब मॉरली एक करप्ट नेशन हो, उसको उसकी मेजर सर्जरी करते हुए भी टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में अभी दूर नहीं जाता, 2013 में 127वें नंबर पे था पाकिस्तान का इंडेक्स। ये अब कौन सी ऐसी कोई चीज़ें आ गई जो 177 में से तो 100। नवाज शरीफ के दौर में हमारी सूरत बेहतर थी, बेहतर थी, लेकिन मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तो अभी भी आपकी है, लेकिन अब सूरत हाल खराब है। 5-6 सालों के अंदर पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए कि हमारी पोजीशन बजाय कि हम बदतरीज कम जाते हैं, हम ऊपर की तरफ चले गए। तो ये अजय, एक आपको स्टेटमेंट छोटी सी स्पीकर साहब की, उससे शाइक उस्मानी साहब से मांगते हैं राय, दिखाइएगा स्पीकर साहब ने आज कहा। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। इफ दिस इज ट्रू, आई होप दिस इज नॉट ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज, इट इज प्लीज कन्वे टू द ऑनरेबल जज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। शाइक उस्मानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियरिटी के ऊपर भी उनका इशू है, वो चीफ जस्टिस की दौड़ में भी हैं और आज उनका कमेंट वैसे इतना कोई खौफनाक कमेंट तो नहीं था, लेकिन स्पीकर साहब का रिएक्शन देख के लगता है कि उन्होंने हमला ही कर दिया पार्लियामान के ऊपर। तो क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हर एक ने अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और हर एक के अपने अपने वो इंटरेस्ट हैं, वो उसको परस्यू करते हैं। अब आप देखिए जो आजकल हो रहा है, आजकल प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसका क्या जवाब है? आप देखें, वकील नारे मारते घूम रहे हैं, धरने दे रहे हैं, जजेस बातें कर रहे हैं। ये कभी किसी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता। ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, हमारे जो अभी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन ये पार्लियामेंट का तो ये एक राइट है टू मेक अ लॉ, और उसमें अगर ख़ास तौर से अमेंडमेंट वगैरह करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की है। तो जब 2/3 मेजॉरिटी जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई चीज़, कोई लॉ बनाते हैं या कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता ना। दुनिया में हर जगह आप देखें, आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, हर दूसरे दिन एक नए ऑर्डर ले आते हैं। एग्जीक्यूटिव है, वो करता है, ऑर्डर पास करता है और उसको कोई नहीं क्रिटिसाइज करता, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बात करे तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब तक कि आप जो तौर तरीके हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल शायद मुनासिब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत सारी बातें कोई अकल पे मबनी नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है गज़ा खाली कर दो, मैं बमबारी कहता है इतनी करूंगा, अगर एक हफ्ते में सारे कैदी रिहा ना हुए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये बातें तो दुरुस्त नहीं। कभी वो कहता है जॉर्डन चले जाओ या मिस्र चले जाओ, ये जगह मुझे भेज दो। तो हमें कुछ अपने घर के हालात देख के उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए। जजों का जो एक्टिविज़म था, जुडिशल एक्टिविज़म इफ्तिखार चौधरी से स्टार्ट हुआ, वो भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब तो हमने जुडिशरी को जो स्टीम रोल करना शुरू किया है वो भी दुरुस्त नहीं है। जी वो सही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना मुल्क के अंदर जिससे चलेगा। वो सिस्टम जो है वो सबको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको जो सिस्टम में जो चेंजेस लेके आता है, जिसका हक है कानूनी तौर पर, उसको करने दें। उसके बाद आप उसके अगर काम नहीं करता वो सही, तो आप प्रोटेस्ट करें, उसकी बातें करें, लेकिन ये नहीं करें कि आप जब वो एक्शन लेते हैं तो उसमें आप रखना अंदाजी करें और फिर और मुल्क को मुसीबत में डालें, जैसे अब हो गया। अब देखिए जो कुछ वो हो रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है जजेस की, वो सस्पेक्ट हो जाएंगे। अब वो जजेस जब कोई भी डिसीजन देंगे, लोग कहेंगे जी ये इसकी वजह से किया गया है, तो इसकी वजह से तो मुल्क तो नहीं चल सकता ना इस तरह।
सर ये एक तो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, पहले आप उमैर न्याज़ी साहब इस पे बता दें, 2-3 जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक एक्टिंग बन गया, लेकिन उनके मुतल्लिक़ आज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अभी दौड़ में शामिल है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी सीनियर मोस्ट थे, वैसे इनका और मियाँ गुल हसन का ज़ाहिर तासुर था कि ये कोई चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन अब दीगर जजेस के आने से इनकी पोजीशन कंप्रोमाइज़ होगी। ये बड़ा सीरियस तनाज़ा बन गया, वकील सड़कों पे आ गए हैं, जजों ने ख़त लिख दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन दे दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दी और सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी। तो ये तनाज़ा हमें कहाँ लेकर जाएगा? देखें, तनाज़ा से पहले देखें, ट्रांसफ़र कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न मौजूद थी, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी, मगर ट्रांसफ़र का ये मतलब तो नहीं है कि आपको वहाँ परमानेंटली अब्जॉर्ब कर लिया। आपने अभी उस हाई कोर्ट को, पर्टिकुलर हाई कोर्ट को ज्वाइन किया, आपने उस हाई कोर्ट का ओथ ही नहीं लिया। यही रिप्रेजेंटेशन में जजेस ने बात की कि भाई एक बंदे को आप डिफरेंट हाई कोर्ट से ला रहे हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर हाई कोर्ट का ओथ लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट ने उनसे ओथ नहीं लिया था ना। आपने ओथ लिया, आपने फ़ौरन उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव साइड पे नोटिफिकेशन किया, आपने सीनियरिटी लिस्ट चेंज कर दी। आपने किस बेसिस पे कर दी? उससे तासुर क्या जाता है कि आप अगली आने वाले दिनों की गेम को फिक्स कर रहे हैं, और वो तासुर आज जोर पकड़ गया इसी चीज़ से कि वो तो नई अपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट टू नई अपॉइंटमेंट वेट करना पड़ेगा कि नया चीफ जस्टिस कौन आता है। मगर सीनियरिटी लिस्ट करके आपने प्यूनी जज के डेजिग्नेशन टाइटल दे दिया ना, आपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सारे हवाले कर दिए, तो एक बेंच पैकिंग का तासुर तो बन गया, और वही तासुर जोर पड़ रहा है। और जो करप्शन के परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, फिर यही चीज़ें उसी तरफ जाती है कि जब एक सर्टन माहौल क्रिएट किया जाए और ये दिया जाए कि हम एक सर्टन तरह के फैसले ले लेंगे, तो आपका निज़ाम अदल कमज़ोर होता है। देखें, इस निज़ाम अदल से देखें, इमरान खान ने तो ये बारी गुजार लेनी है। बात है केसेस आज भी भुगत रहे हैं, कल भी भुगत रहेंगे। आप थोड़ा सा स्टे आगे एक्सटेंड कर लेंगे, 550 दिन गुजार लिए, कुछ टाइम और गुजार लेंगे, मगर नुकसान किसका हो रहा है? इस निज़ाम अदल का नुकसान हो रहा है। लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लोग फिर क्या करेंगे? लोग एक दूसरे को मार रहेंगे। जब लोग एक दूसरे को मारेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? वैसे मोहसिन अख्तर क्यानी साहब के कमेंट भी इसी तरीके से जो आपने कहा। और देखें, पार्लियामान आज जो स्पीकर साहब एक्सेप्शन ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्शन लेते। अगर उन्होंने जो पार्लियामान से बंदे अबडक्ट हुए थे, अपने MNAs अबडक्ट हुए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर लेते, फिर तो समझ आती कि आपने हम पे कैसे बात कर ली। 26वीं आईनी तरमीम पे जिस तरह से अपोजिशन के लोग तोड़ के वोट लिए गए, अगर वो चीज़ को पहले कर्ब कर लिया जाता, उसका नोटिस ले लिया जाता, तो समझ आ जाती। अगर ह्यूमन राइट्स की कमेटी का एजेंडा उसके चेयरमैन के मुताबिक फ़िक्स होता, तो हम कहते बिल्कुल पार्लियामान फंक्शनल है, और उन्होंने जो एक्सेप्शन ली ठीक ली। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अभी से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनका जायज़ा मिशन पाकिस्तान आया हुआ है वो गवर्नेंस और जो करप्शन है GCDs, उसकी डायग्नोस्टिक के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से मीटिंग कर रहे हैं। बाकी उसकी फ़र्दर उन्होंने एलेबरेट नहीं किया। आज जो उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग थी, सिर्फ उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो लॉ डिवीज़न और गवर्नमेंट के जो डिफरेंट महकमे हैं उनके साथ अपनी मुलाकातें और सिविल सोसाइटी से भी मुलाकातें जारी रखेगा। एक्सपेक्टेड यह है कि उनकी मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात होगी। उमर अयूब का उस हवाले से हमारे पास एक स्टेटमेंट भी दिखाईगा ज़रा। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो IMF के वफद के साथ जो है वो मुलाकात भी करेंगे, और अपना एक पोजीशन है, हमारा स्टैंस है। हमने एक डोजियर भी तैयार किया है, जिसको आज याया फरीदी साहब ने मेंशन किया, और ये डोजियर भी IMF को देंगे, और हम IMF के वफद को मिल के जो हकायक हैं वो सामने रखें। और जो डोजियर जो हमारे पास जो हमारे सबूत हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, हमारे लोगों की बुलेट इंजरीज हैं, ये जो सारा जो 2.5 साल में हुआ है, हमने वो कंपाइल किया। पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन की बालादस्ती है, ना कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे टोटल सिर्फ झटका साहब चल रहा है। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीज़ें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। इस वक्त जो 26वीं तरमीम हुई है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो सामने रखे जाएंगे। गवर्नेंस का शिराजा बिखर गया है, आइन और कानून का बिल्कुल शिराजा बिखर गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल रखी जाएंगी, और हम लोग अपना मौक़िफ़ बड़े ज़ोर और शोर से देंगे। शाइक उस्मानी साहब, जो चीफ जस्टिस ने आज तज़किरा किया कि इमरान खान का ख़त मिला है, उसको भेज दिया, PTI से मुलाकात भी होनी है इस टीम की, और ये IMF की टीम के बाद ही उन्होंने जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन में ये बातें बताई। थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड था चीफ जस्टिस का इंटरेक्शन। थोड़ी आपकी राय चाहूँगा। पहले तो जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन
कभी पहले भी शायद हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का इंटरेक्शन तो जहन में नहीं है। कोई इनफॉर्मल चलते हुए एक सवाल पूछ ले तो वो तो हो सकता है। फिर बराह रास्त इमरान खान के ऊपर सवाल जवाब कि ख़त भी मिला है, डोजियर भी मिला है, कि USB भी मिली है जिसके अंदर डेटा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस को खत लिखे। तो जब आप अपने आप को ज़्यादा पब्लिक में ले जाते हैं, अब हमारे ज़माने में जब हम लोग जज थे तो ना हम अखबार पढ़ते थे, ना टीवी देखते थे, ना कभी किसी से बात करते थे। अब ये हो गया कि सोशल मीडिया की वजह से जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह सब जो हैं वो अब सामने आ जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में। और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। और आपने जो एग्जांपल दी है अभी, चीफ जस्टिस साहब मीटिंग कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मीटिंग करने की? चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जस्टिस के पास कोई केस लेके आता है, उसका फैसला करें। सबसे पहले हमारे जजेस को ये करना चाहिए कि अपने केसेस जल्दी से जल्दी निपटाएं, जिसकी वजह से करप्शन होती है। अगर केसेस को जल्दी निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए, तो आप सब करप्शन का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बजाय आप सियासी चीज़ों में पढ़ना शुरू हो गए हमारे जजेस। ये बड़े अफसोस की बात। सर, जो इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कुछ, मुझे तो लगा वजाहत किया, माजरत चाहता हूँ कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, लेकिन मैं चीफ जस्टिस से इस तरह की बात की तवक्को नहीं रखता कि वो कहीं कमेंट कर रहे हो कि लोअर कोर्ट्स में कौन सा मामला देखा जा रहा है, इमरान का ख़त आया है तो वो आईनी बेंच में जाएगा या नहीं जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि ये पोजीशन है अभी। नहीं, बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए। उनको तो किसी किस्म की मीटिंग करनी नहीं चाहिए, ना कोई कमेंट करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मेरे ख्याल में ये उनको जेब नहीं देता ये करना। आप कैसे कहेंगे इसके ऊपर आबिद शेर अली साहब? ये थोड़ा सा गैर मामूली आज डेवलपमेंट थी। देखें, जो मेरी राय है, हमें तो पहले सिसिलियन माफिया भी जजेस से कहा गया, हमें और भी बहुत कुछ जजेस से, ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे साथ जब भी आते हैं हमें जजेस की सुननी पड़ती हैं। जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि जी अगर आप केसेस के फैसले मेरिट पे कर दें। आज तो जज साहब अपनी तरफ से वजाहत कर रहे थे। आज उन्होंने आपको नहीं कहा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ए क्राइम, वो माजी हो गया। आज तो अपनी तरफ से वजाहत आ रही है। मेरी अर्ज सुन रहे हमारे साहब, वो अपने पैरामीटर्स में रहकर अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, लोगों को इंसाफ दें। लोगों की 3-3 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, इनकी वजह से लोगों में दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। निज़ाम अदल जहाँ पे होता है वहाँ पे शाम 5 बजे तक भी काम करते हैं, अदालतें लगती हैं। ये नहीं है कि 3 बजे जजेस किया ना सर, वो 12 बजे इमरान को सजा दी थी। नहीं, हमें भी दी गई। हनीफ अब्बासी को कौन सी, हनीफ अब्बासी को इलेक्शन की रात में उठा के सजा दे दी। मैंने आपको कहा जी रात को 12 बजे फैसला कर दिया गया। नवाज शरीफ के केस में जो हुआ, इमरान खान के लिए भी रात 12 बजे अदालत खोली, प्रिजन वैन भी बुलवाई थी। मुझे बड़ा 12 बजे रात हमारे काफी काम होते हैं। अभी मैं उमर अयूब की बात सुन रहा था, बड़ी ताज्जुब की बात है। काले चश्मा लगाकर काली काली बातें करते हैं। इनको शर्म नहीं आती? 2018 का इलेक्शन जो RDS सिस्टम पे बैठा, मतलब 1 मिनट, वो जनाब ने बात की तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं 2018 में जितना जनरल फैज हमीद ने सदीकी साहब को कहा, हमारी मेहनत ना, बार बार हमें भी रेपुटेशन में जाना पड़ता है। उस वक्त काला चश्मा उतारते और आपको रिजाइन देना चाहिए था, शर्म करनी चाहिए। तो उस वक्त जब आपने अदलिया का सहारा लिया, आपने आर्म फोर्सेस का सहारा लिया और आपने PMLN को, वो हमारे लीडरशिप को जेलों में फेंका, आपने तरमीम करवाई, आपने सेनेट का इलेक्शन चोरी किया, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती कि मलिक साहब, उस वक्त इनका जमीर कहां पे होता? बेजमीरे लोग हैं ये लोग। उस वक्त अपनी औकात दिखाते कि जी हमने ये एक जुल्म किया, हमें माफी दे दे। माफी मांग ले कौम से? आपके सामने फैज हमीद, हमारी सेनेट में अक्सरियत, हमें खड़का दिया गया। फिर इन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल की। आपके तो शेर के निशान वापस ले लिए थे सेनेट से, आपके निशान ही वापस ले लिए थे। हमारे तो निशान वापस ले लिया इन जजेस की वजह से, हमारा तो निशान वापस ले लिया गया मलिक साहब। हमें तो जो ये इन्होंने आईना दिखाया, अब ये उस सियासी घड़े में, उस अदलिया के निज़ाम में ये खुद गिरे हुए हैं। हमने नहीं इनको फेंका। ये बात ये उनको उस वक्त जेब देती थी। अब मेरे भाई कह रहे हैं जी कि ब्रेन वॉश ड्रेन कर दिया गया। भाई आप फवाद चौधरी गेटमेंट देख लें, जब वो वजीर था कहते 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया, कहते जी पाकिस्तान के वकार में इजाफा होता है, ये पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस भेजेंगे, पाकिस्तान में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। भाईजान आप अपनी
चीज़ों पर गौर करें, करतूतों पर गौर करें मलिक साहब, करतूतों पर, कि इन्होंने हमारे साथ 2018 में क्या किया। अब 2000 जो इलेक्शन हुआ 24 में, आपने चीफ जस्टिस का जवाब नहीं दिया, बाकी सबको बुरा भला कह चीफ दिया। जस्टिस का क्यों नहीं जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज उन्होंने बकायदा। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब से आप इनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत जस्टिस शाइक साहब ने बात की जो वो अपने दौर में अखबारें भी नहीं पढ़ते थे। इफ्तिखार चौधरी के दौर से लेने बंदियाल साहब ने अदालत के अंदर कहा था, करते थे टिकट। बंदियाल साहब ने अदालत में कहा था गुड टू सी यू। देखे नहीं, और इफ्तिखार चौधरी साहब ऑब्जर्वेशन नहीं देते जब तक मीडिया पूरा नहीं हो जाता। गेट खोला गया, गेट नंबर 1 से, जहां पर जजेस जाते हैं, वहां से इमरान खान की सवारी को गुजारा। ब्रेक ले लें उमैर साहब, आप ब्रेक से वापसी में जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उमैर नियाज़ी साहब, जो इमरान खान का तज़किरा आया चीफ जस्टिस की ज़ुबानी, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, साथ USB भी है, ये 184(3) का मामला है, आईनी बेंच के सामने जाएगा, तो बड़ी मज़े की एक्सप्लेनेशन है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान के हवाले से आप देख लें थ्रू आउट द पीरियड जो इमरान खान साहब ने पिटिशन फाइल की, ये 31 जनवरी का खत है उनका। ये 31 जनवरी का खत है, और 31 जनवरी के बाद उससे पहले के मामला देख लें, 26 नवंबर का वाक़या हो, वो उसके साथ कोई पौने 400 सफ़ात की मेरे ख्याल तफसील है, सारी और 24 से 26 नवंबर वाला ये जो आपका प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ लोगों की वो गोली वोली के भी वाक़या सामने आए थे, वो भी पूरी तफसील शायद उन्होंने अटैच करके भेजी। बिल्कुल जाहिर बात है। अब देखें, इसको देखें, सुनने में क्या प्रॉब्लम है, बात है सुन लिया जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती है, मगर जब आपने सुनना ही है, जब आप बेंच पैकिंग का अमल मुकम्मल कर लेंगे, फिर करके सुनेंगे, तो ग्रीवियंस लेके पार्टी किधर जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। फिर देखें, साथ मेरे भाई ने बहुत सारी बातें रेज़ की। देखें इशू क्या है, देखें IMF को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस इन्होंने दिया है, ठीक है, घुसा के ले आए। अगर आज चीफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्यों करनी पड़ी? इनके गलत एग्रीमेंट की वजह से। अगर फाइनेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि हमें बजट IMF दे रहा है, तो इतनी डिक्टेशन तो वो कर रहे हैं। देखें, वो कौन होते हैं कि आपको डिक्टेट करें कि जी पेंशनर्स पे टैक्स लगाएं, पेंशनर्स की पेंशन कट करें, अपना बजट कम करें। लेकिन ये थोड़ा सा एम्बैरसिंग नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मिशन वाशिंगटन से आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के केसों के मुतालिक या PTI के केसों के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूँ? वो क्यों पूछ रहे हैं? देखें, ओवरऑल आपने तासुर क्या जुडिशरी का बना दिया, आप उसे स्टेट कर रहे हैं कि वो शायद एग्जेक्टिव का महकमा है, जुडिशरी पिलर ऑफ द स्टेट है, एक रियलाइजेशन ही नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एग्रीमेंट जो छुपाया हुआ है, जो किसी को दिखाया नहीं, आपने उसमें क्या चीज़ कमिट की है वो आप ऐवान के सामने। तो अब आप IMF को क्या चीज़ें डिटेल बताएंगे? क्योंकि उमर फैसल के बयान से तो बड़ा क्लियरली लग रहा है कि आप अपने केस डोसियर सारी चीज़ें अपने प्रेजेंट करेंगे, जो भी केस है। देखें, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन इधर मुल्क की किसी से छुपी हुई नहीं है, जो हालात तो आप ये सारी तफसील रखेंगे? ये सारी तफसील जाहिर बात है बताएंगे, जिस तरह ये 8 फरवरी की भी और ये 26 नवंबर की भी। देखें, 8 फरवरी से ही तो सारी गलती का आगाज हुआ है। जो 8 फरवरी को किया गया, इन्होंने तो RTS का हवाला दे दिया। आपने उस पे डॉसियर तैयार रखे हुए? आपने 100%। हमने तो सारे उस वक्त की, देखें जब पूरे फॉर्म 47-45 की कंपाइलेशन बनाई हुई, सारा कुछ किया हुआ। हमने तो एक एक हल्के का कंपैरिजन है, नवाज शरीफ साहब के हल्के से लेके सारों के हल्कों का कंपैरिजन है, किधर किधर फॉर्म्स में कटिंग हुई है, क्या क्या मामलात हुए। तो अली साहब, इसका बेहतर हल ये नहीं है कि आप लोग आपस में इंगेज कर लेते? हमें IMF को जो ये शिकायत लगाएंगे, डॉजियर देंगे, तो आप लोग आपस में बैठ के रास्ता निकाल। तो पहले भी खत लिखा था IMF को, आपको याद होगा, प्रोग्राम रुकवाने के लिए। जी, रुकवाने के लिए ये, और प्रोग्राम लाए भी ये लोग थे। अपने दौरे हुकूमत में IMF को लाए भी ये लोग थे, एग्रीमेंट भी इन्हीं के दौर में 8 फरवरी की वो शिकायत लगाएंगे और 26 नवंबर की IMF के लगाएं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 8 फरवरी की लगाएं। अपने अमालनामा को दुरुस्त करें, अपने U-टर्न ख़त्म करें, सिंगल एक रोड बनाएं कि ये रोड मैप है, ये रोड मैप से डेविएट नहीं करेंगे, ये अपने आप अपने ऊपर ये कदगने लगाएं, U-टर्न लेने छोड़ दे, मुल्क सीधा चल जाएगा। ये इन्होंने हर अब देखें, अभी फिर मुल्क के अंदर फसाद डालने की कोशिश की कि मुल्क में अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट शुरू हुई, इन्होंने धरनों की बात की, इन्होंने बात से बात बढ़ती है मौलाना साहब। ये कोई नई चीज़ नहीं है। नून लीग के लिए जजेस क्या कह रहे हैं, ये साहिबान क्या करने जा रहे हैं, इनकी अगला पाकिस्तान के बाहर से मुझे लगता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी एक पहले तो वो था ना, वो रिचर्ड गर्नल था, अभी वो जो विल्सन था, उसका मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट देखा है,
कहीं, हाँ वो यूएस कांग्रेस हाउस, आई थिंक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो बात कर रहा था। अब आईएमएफ टीम साथ आ जाएगी। मैं तो आपको कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट, इन्हीं का नारा यूरोपियन यूनियन का भी एक मिशन आ रहा है जून के महीने में, जो मर्जी आए जी, कोई इस चीज पे कोई प्रेशर तो नहीं, पाकिस्तान के बाहर से दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। इमरान खान के लिए कोई नहीं है, बाकी चीजें हैं। आप तैयार हैं इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए? पहले भी कर रहे हैं हमारे साथ, कौन सी नई बात है हमारे लिए? मेरे साथ इसकी आउटकम क्या होगी? मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि बड़ी अगली सी सिचुएशन लगती है कि हमें दुनिया उंगलियां उठा रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए रूल ऑफ लॉ बेहतर करना क्या हमारी आईनी जिम्मेदारी नहीं है? हमने चीज़ें क्या इमरान खान की नफ़रत में इतनी आगे ले जानी है कि हमने अपने सिस्टम को तहस नहस कर देना है? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस अपना मुल्क होना चाहिए। पूछ ले जल्दी से। ये चीज़ें आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपका वो साकिब निसार था चीफ जस्टिस, या आपका ख्याल उस वक्त था? एक सेकेंड, उस वक्त आप जब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त आप थे जस्टिस खोसा। और सुनने ना, मैं जरा वही नाम रिपीट करेंगे, वो खोसा किधर था, जस्टिस एजाजुल हसन किधर था? नहीं है मेरे पास। इसमें अजमल मियां से शुरू करें और काजी फायद ईशा तक लाएं, सारे जवाब मिल जाएंगे।